ये याद रखना है। शिव शंकरी, ठीक है, शिव शंकरी, हाँ सरस्वती भगवान के नाम से सरस्वती शिव शंकर को दिया गया। और किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए, ठीक है, सूर्यवंशम जो हमारा है सूर्य का है, ठीक है। अगला है हमारा कि 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो राम दशरथ मिश्र को, ठीक है, राम दशरथ मिश्र को। मैं तो यहाँ हूँ, सुन लीजिए। अगला है कि एबेर पुरस्कार जो गणित का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? ये है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे के द्वारा 2001 में इसको अभी मिला है लुइस कैफ्रेले को, ठीक है, लुइस कैफ्रेले को याद रखिएगा। 2022 में मिला था डेनिस सुलिवान को। डेनिस सुलिवान मिला है ना? हाँ, ये लुइस कैफ्रेले को, डेनिस सुलिवान, ठीक है। अगला है कि 32वां व्यास सम्मान, 32वां व्यास सम्मान किनको मिला है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 32वां व्यास डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये याद हो जाएगा कि डॉक्टर है और ज्ञान चतुर्वेदी, इसका पुस्तक है पागल खाना, ठीक है, पागल खाना मतलब कनेक्ट करना है, पागल खाना में डॉक्टर रहेगा, चतुर्वेदी चतुर आदमी होगा, ठीक है, तो ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है, हिंदी में इनका पुस्तक है। अगला है 31वां व्यास सम्मान, ये तो पहले पढ़े थे लोग ना, डॉक्टर असगर वजाहत, पिछला बार ही करेंट डॉक्टर असगर वजाहत महाबली के, ठीक है, महाबली। अगला है कि 32वां व्यास सम्मान जो दिया गया है, इसकी व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा। 91, हाँ 91 में, सॉरी। अगला है कि पहला व्यास सम्मान, हम यूपी दरोगा के एग्जाम देने गए थे तो पूछा था कि पहला व्यास सम्मान किनको मिला है? तो मिला था राम विलास शर्मा को, ठीक है, राम विलास शर्मा। यानी 32वां मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनका पुस्तक क्या है? डॉक्टर में पागल। और 32वां सरस्वती सम्मान, सरस्वती से किसको? शिव शंकरी। और इनका क्या है पुस्तक? सूर्यवंशम, सूर्य का, ठीक है। अगला है कि 2023 में असम का सर्वोच्च सम्मान किनको दिया गया? ये है आपका रतन टाटा को, ठीक है, सॉरी 2022 में रतन टाटा जी को मिला था, ठीक है, हाँ, असम वैभव पुरस्कार वहाँ का सर्वोच्च सम्मान 23 में मिला है असम का। 23 में मिला है तपन सैकिया को, कैंसर क्षेत्र में इनका विशिष्ट योगदान, तपन सैकिया, ठीक है। अगला है कि पहली बार केरल ज्योति, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, केरल ज्योति केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पहली बार किसको दिया गया है? तो याद रखना है एमटी वासुदेवन नायर। एक बार में तो याद होगा नहीं, रिवीजन बार बार करेंगे। एमटी वासुदेवन नायर, ठीक। अगला है पहली बार मिला है, हाँ पहली बार मिला, 2023 में, हाँ 2023 में स्टार्ट हुआ है, हाँ। महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 किसको दिया है? तो ये है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। महाराष्ट्र पुरस्कार लता मंगेशकर को पिछला बार आशा भोसले को मिला था, आशा भोसले को महाराष्ट्र पुरस्कार पिछला बार मिला था, इस बार मिला है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। याद रखिए ना, सिर्फ धर्माधिकारी, बाद में। अरे ये तो रफ है ना। अगला है संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बॉम्बे जयश्री, ठीक है, याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। अगला है हमारा प्रेसिडेंशियल कलर सम्मान 2023 किसको दिया गया है? तो ये है प्रेसिडेंशियल कलर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये है INS द्रोणाचार्य, जो कि INS विक्रांत वगैरह नहीं है, तो उसी को मिला है, ठीक है। अगला है कि बेस्ट फीफा पुरस्कार 2023 किनको मिला है? ये है लियोनेस मेसी। लियोनेस मेसी कहाँ के हैं? लियोनेस मेसी है अर्जेंटीना के, और महिला है एलेक्सिया पुटेलस। लियोनेस मेसी फीफा बेस्ट प्लेयर में है, और एलेक्सिया पुटेलस जो कि स्पेन की है, ठीक है, स्पेन की है। करेंट अफेयर्स जो मंत्री कौन बन गए हैं? ये है अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। इसके पहले किरण रिजिजू थे, तो उनको हटाकर पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री बना दिया, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरण रिजिजू, और अब बन गए हैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। यानी मेधावी थे तब तो कानून मंत्री बने, ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल। अगला है कर्नाटक का अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो कर्नाटक का नए सीएम अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? कांग्रेस पार्टी से है, हाँ कांग्रेस पार्टी से सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया के सीएम ना, हाँ कर्नाटक के नए सीएम। अब वहाँ के सिद्धारमैया पहले कहीं और के थे, सिद्धारमैया नहीं नाम सुना हुआ है, सिद्धारमैया ध्यान नहीं है। अगला है कि यहाँ के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? थावरचंद गहलोत, ठीक है, थावरचंद गहलोत, हाँ। अभी बिहार के कौन बने अभी हाल ही में? राज्यपाल ऑप्शन तो मार देंगे, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने, ठीक है, बिहार में आर्लेकर चेंज हो गए, फागू चौहान के बाद में ये बन गए, ठीक है। अगला है आर्लेकर। अगला है कि 27वां बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली कौन बन गए? 27 बार माउंट एवरेस्ट यादव है क्या? नहीं, वो तो 2 बार है ना। ये है आपका कामी रीता सिर्फ, यहीं तो रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, 25 बार, 26 बार, 27 बार, 25 बार 2022 में पढ़ते थे लोग, अब 27 में चढ़ गए, 27वां बार कामी रीता सिर्फ, ठीक है, नेपाल के रिकॉर्ड बना देगी। हाँ, अगला है फेमिना मिस इंडिया कला पूछी थी नंदिनी गुप्ता, गुड। फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता 2022 में सिन्नी से, बहुत अच्छा, सिन्नी सेठी। अगला है 32वां GD बिरला। देखिए GD बिरला 32वां ही है, व्यास सम्मान 32वां है, सरस्वती सम्मान भी 32वां है, क्योंकि ये सब 1991 में के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए, और वो सरस्वती सम्मान तो याद ही है, शिव शंकरी और सूर्यवंशम के, ठीक है। ये हम है GD बिरला है नीलेश बी मेहता को मिला है। अगला है 31वां मिस यूनिवर्स 2022 कौन चुनी गई है?
31वां मिस यूनिवर्स ये है आर ग्रोनी ग्रेवियर। आर ग्रोनी ग्रेवियर मिस यूनिवर्स, आर ग्रोनी ग्रेवियर। इसके पहले मिस यूनिवर्स तो भारत की थी, पंजाब में क्या नाम था उसका? हरनाथ सिंधु। हरनाथ सिंधु थे ना, ठीक है। हरनाथ सिंह हाँ राजस्थान की थी शायद। हरियाणा से। अगला है कि प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को 2023 में दिया गया? 24 को 11 बच्चे को, इस बार कम है। पदम मैक्सिमम कितना को दे सकता है? 24 मैक्सिमम हमको नहीं पता है, मैक्सिमम तो नहीं जानते। 24 को, 22 को, 20 को अब ऐसा दिया जाता है, इस पर 11 ही को है। अगला है कि पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 2023 कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 106 व्यक्तियों को, ठीक है। पद्म पुरस्कार उस समय तो हम लोग ज्वाइन किए थे तो खूब मस्ती हो रहा था, क्या? मस्ती हो रहा है जब से देखिए पद्म पुरस्कार 106 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें से 6 को पद्म विभूषण, ठीक है, 9 को पद्म भूषण, अब बाकी बच गया 91 तो पद्म श्री, ठीक है। टोटल 106 को 106 6 को मिला पद्म विभूषण जी, और 9 को मिला पद्म भूषण, बाकी पद्म श्री सबको मिला। 9 6 15 को छान दीजिए। इंपॉर्टेंट बताइए पद्म विभूषण पहले 6 ना। हाँ तो 6 तब को 9 लिखे नहीं है, हम लिखे नहीं है, फिर अगला बार लिखा जाएगा इसको, मतलब धीरे धीरे तो पहले लय में तो आ जाए। अगला है कि दूसरी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस राज्य को घोषित किया गया, किस शहर को? ट्री सिटी। हाँ ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये है आपका मुंबई को। अब पहला हैदराबाद था ना ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो पहला था हैदराबाद, दूसरा बन गया है मुंबई। अगला है सेंट्रल बैंकिंग पब्लिक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसको नियुक्त किया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसको नियुक्त किया गया? ये है शक्तिकांत दास, जो कि भारत का 25वां गवर्नर जनरल। ये है सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसको नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास जी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किनको मिला है? ये है आपका, मिला नहीं है, ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में भारत के किसको नामित किया गया है? तो ये है तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन, ठीक है, मुरुगन, पेरुमल मुरुगन, क्योंकि नामित किया गया है। इसके पहले मिला था ना, किस लिए नामित किया है? एक मूवी शायद लिखी थी इनका पता नहीं। नहीं पता अभी है। मिला नहीं है, सिर्फ अनाउंस किया गया। नामित हुआ हाँ नामित हुआ है। 2022 में भारतीय मूल की थी, गीतांजलि श्री को मिला था। गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ द सैंड यानी रेत की समाधि के लिए मिला था ना गीतांजलि श्री को, 2022 में भारतीय मूल की थी गीतांजलि श्री। और मिस यूनिवर्स अभी हम देख रहे हैं बोनी ग्रेवनी वाला, सही देखे थे ना? मिस यूनिवर्स हाँ यूनिवर्स हम लोग देखे थे ना, अभी याद ही नहीं आ रहा। आर गोनी ग्रेवियन और ये है गीतांजलि श्री 2022 में। आपके फेस पर मतलब हम लोग भी कानून मंत्री देख लिए थे अर्जुन राम मेघवाल को, और देख लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी देख लिए। अगला और करंट अफेयर्स पूछे। कानून मंत्री नहीं, अब दूसरा पूछिए करंट अफेयर्स पहले बता दीजिए। अच्छा और एक दो गाड़ी है, अर्जुन- खत्म कर। अर्जुन क्या? मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, और क्या? अर्जुन राम मेघवाल और पृथ्वी बुकर पुरस्कार में नामित किया गया पेरुमल मुरुगन को, ठीक है। अगला है हमारा कि प्रितिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ये सुन लीजिए, डेविड चिपरफील्ड है, ठीक है, लेकिन याद रखना डेविड फील्ड सिर्फ इंग्लैंड के हैं। आर्किटेक्टर जो है प्रितिजकर, यह आर्किटेक्ट में नोबेल पुरस्कार के तहत सबसे बड़ा कहा जाता है। 2018 में बालकृष्ण दोषी को मिला था, भारतीय मूल के थे, ठीक है। अगला है हमारा कि जो हमारा नए संसद भवन बना है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? नए संसद हाँ नए संसद इसी भवन, मंथ में हुआ। नए संसद भवन का अभी हाल ही में इसी मंथ में हुआ। उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 ईस्वी को, 28 मई 2023 ईस्वी को। और इसका आधारशिला रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को, 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनता है? विश्व मानवाधिकार हाँ दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस। इसी दिन नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है, ठीक है। घोषणा अक्टूबर सितंबर में हो जाता है, इस दिन बांट दिया जाता दिसंबर में दिया जाता है। है। हाँ 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। अगला है 10 दिसंबर को। हाँ 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है। अगला है कि जो नए संसद भवन बना है इसका वास्तुकार क्या है? क्योंकि सब उस जो संसद भवन था उसका हम लोग पढ़ते थे ना, सर एडविन ल्यूटियंस पढ़ते थे ना कि निर्माण करवाया था। तो अब ये भी पूछेगा कि इसका वास्तुकार कौन है? तब बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल, ठीक है। और यह डिजाइन तैयार किए थे 28 में किस में? 28 में 28 मई को 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष जो हमारा ओम बिरला है, मात्र 2 व्यक्ति ही उपस्थित थे इसका उद्घाटन समारोह में, ठीक है, याद रखना है। अगला है बिमल पटेल, मतलब और लोगों को अब नहीं बता सकते, लेकिन एक क्वेश्चन हम देखे थे कि 2 ही आदमी वहाँ उपस्थित हुए थे, जैसे राष्ट्रपति भी नहीं थी, अन्य को भी उतना नहीं बुलाया गया था, कुछ कारण हो सकता है। अगला है निर्माण सेंट्रल विस्टा किसके द्वारा किया गया है? सुन लीजिए, इसका है सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के तहत। इस परियोजना मतलब किस परियोजना के तहत किया गया था? सेंट्रल विस्टा, ठीक है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। हाँ संसद भवन को सेंट्रल विस्टा बिमल पटेल, हाँ बिमल पटेल इसका वास्तुकार है। हाँ वास्तुकार 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ था, ठीक है। अगला है डिजाइन तैयार किया था HCP डिजाइन, HCP जैसे कि नहीं होता कि कंपनी HCP नहीं लिखे हैं। अगला है
कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया गया। तैयार किया डिजाइन ये प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना। टाटा कंपनी प्रोजेक्ट उसका निर्माण करवाया। डिजाइन एक अलग व्यक्ति करवाया। डिजाइन किसने करवाया? बिमल पटेल, अभी तो कह रहे हैं बिमल पटेल। एक बीच में और कोई सेंट्रल नाम है? विस्टा के तहत बिमल पटेल BPS करके क्या बोलते हैं? HCP HCP उसके वो अध्यक्ष डिजाइन है, तैयार उन्हीं के किया ना। तहत HCP। HCP ठीक है। डिजाइन तैयार किया था ना। हाँ HCP। तो अगला बिमल पटेल क्या किया? बिमल पटेल वास्तुकार है। अगला है कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी इसको बनाया। ठीक है। अगला है कि 23वां आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सा ये है? बताते हैं। बताइए। आलिया भट्ट इसमें सबसे हाँ, हीरोइन गुड, है। आलिया भट्ट। और फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है। दृश्यम दृश्यम 2 गुड, दृश्यम 2 को मिला है। और आईफा 2000 में स्टार्ट हुआ था। हाँ। 23वां संस्करण अभी चल आईफा रहा है। 2000 में ना। 2000 में स्टार्ट हुआ। 23वां हर साल 1999 मिलता है। 2000 देता है तो हर साल 2000 से चलता है। वितरित किया जा रहा है। अभी 23वां था। और बेस्ट अभिनेता पूछे तो ऋतिक ऋतिक रोशन। रोशन, हाँ। ठीक है ऋतिक अच्छा, रोशन। ऋतिक रोशन दृश्यम में था क्या? नहीं दृश्यम में था, इसका मूवी का नाम अलग बता था, विक्रम करके कुछ है। अगला है डायरेक्टर आर माधवन। ठीक है। हाँ, अब 2-3 गाड़ी है। यूपीएससी का भी अध्यक्ष जो मनोज सोनी थी, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 27वां बार हो गया। और कर्नाटक का हो गया सिद्धारमैया। ठीक है। और बस करेंट अफेयर्स खत्म हुआ। अब क्या? हाँ। अगला है लोधी वंश, सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? 14 से 51। गुड, 1414 से 1451। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खान। खिलजी खान। सैयद वंश जो थे यह अपने आप को सुल्तान का उपाधि न धारण करके कैसा उपाधि धारण किया? रैयत आला। रैयत आला, आला। हाँ। हम लोग पढ़े थे ना कि सुल्तान का उपाधि किसने धारण पहली बार किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने। ठीक है। सुल्तान का उपाधि इल्तुतमिश ने धारण किया था। आइए सुल्तान का उपाधि न धारण करके रैयत आला का उपाधि धारण किया। अगला है कि खिलजी खान किसका सेनापति था? इसका था तो तैमूर लंका। तैमूर तैमूर लंका। लंका। तैमूर लंका आक्रमण किसके समय और कब किया गया था? 1398 में। हाँ तैमूर लंका में कौन था याद नहीं, लेकिन नसरुद्दीन नसरुद्दीन महमूद महमूद तुगलक। एगो नसरुद्दीन महमूद वहाँ पे है बलबन का। हाँ, कल ही तो बोली थी कि बलबन का बलबन का दामाद दामाद है। हाँ ये है नसरुद्दीन महमूद लास्ट तुगलक। था ना क्या? तुगलक वंश का। नसरुद्दीन महमूद नसरुद्दीन तुगलक। महमूद। हाँ इसी को पढ़े थे लोग कल। अगला है ये हो गया तैमूर लंग। तैमूर लंग का ये बेचारा सेनापति था जिसको वो छोड़ के चला गया। तैमूर लंग ने इसको छोड़कर चला गया खिलजी खां को। और यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। और खिलजी दिल्ली खां का कहाँ? लाहौर का बना है, मुल्तान का बना है, अलग अलग 3 तो जगह। दिल्ली सल्तनत का ही ना बनेगा, इसको मिला है वो प्रांत, इसको दान में दे दिया। जैसे कि गौरी गई तो उसको दे दी। इस पर सोती है तो मोबाइल किस होती है? हाँ। देखो ना कोई। खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। ठीक है। उसको मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का। अगला है कि खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर लंग के पुत्र है जिसको हमेशा वार्षिक कर भेजता था। तो उसका नाम खिलजी क्या है? खां भेजता था ना। हाँ उसका नाम क्या है? शाहरुख शाहजहां नहीं शाहरुख। ठीक है शाहरुख, मैं भी बोल गई शाहरुख। ठीक है। अगला है खिलजी खां की मृत्यु कब हुई थी? बताते हैं 21 में। गुड, हाँ, 1421 में। 1421 खिलजी खां के पुत्र कौन बने? अरे क्या नाम था? खिलजी खां के है मुबारक खां। मुबारक। वो शाही उपाधि, इसमें शाह लिखा है लेकिन शाह। शाही उपाधि धारण किया। ठीक है। और इसके बाद इसका शाह की नाम, उपाधि धारण किया। हाँ इसका नाम पड़ गया मोहम्मद शाह। ठीक है। मुबारक खां का जो मुबारक गद्दी पर शाह। बैठता है मुबारक शाह। ठीक है। इसी का एक कवि था जिसको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। इसका नाम है यहिया बिन अहमद सरहिंदी। अहिया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था मुबारक शाह पर। उसका नाम क्या है? इसका नाम है तारिक ए मुबारक शाही। अभी हम लोग को पढ़े थे ना कि तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा था? फिरोज शाह। ना जियाउद्दीन बनी ना है। फिरोज शाह के बारे में लिखा था। हाँ और एक और है हम लोग फतुहात ए फिरोज शाही। ये है। फतुहात ए फिरोज शाही। हाँ। तो एफएसटी फिरोज फिरोज हफ हमें आता है तो फतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज हाँ, तुगलक। फिरोज तुगलक। जे एक है हमरा अभी तारिक ए फिरोज शाही बर्नी। बनी। ठीक है। और इसमें है तारिक ए मुबारक शाही। ठीक है। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह। गुड, मुबारक शाह ने। ठीक है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन बना था? इब्राहिम नसरुद्दीन। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन ठीक है। आलम शाह। अलाउद्दीन आलम आलम शाह। अगला है अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक चला था? 37। मुगल दिल्ली सल्तनत का कौन सा साम्राज्य सबसे दिनों तक चला था? तुगलक। तुगलक वंश था। सबसे कम सैयद। सैयद वंश 37 वर्षों तक। अगला है लोधी वंश। अब स्टार्ट होता है। इसमें ज़्यादा मुख्यतः स्थापना किसने किया था? किसको कर भेजता था? तो शाहरुख को कर भेजता था। अंतिम शासक कौन था? यही मुख्यतः पूछा जाता है। तो अच्छा सरहिंदी ने कौन सा बुक लिखा था? तो तारिक मुबारक शाही। ठीक है। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है। बहलोल लोधी ने कब बहलोल शाहगाजी को उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? ये है 1451 ईस्वी में। ठीक है। 1451 ईस्वी में। कल हमने ये बताया था ना कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5 जो शुरू किया था, एक बार बता दे रहे हैं। पहला था दुआऊ पर कर, दुआऊ क्षेत्र पर। दूसरा हम लोग पढ़ते राजधानी परिवर्तन जो दिल्ली से कहाँ ले गया था? सांकेतिक मुद्रा। तीसरा दिल्ली से कहाँ ले गया था राजधानी? देवगिरी। देवगिरी, जिसको दौलताबाद भी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा था सांकेतिक मुद्रा और चौथा था हमारा
चौथा था हमारा खुरासान, खुरासान। खुरासान का। पांचवा था कराची लवियन, ठीक है। कराची मतलब उधर कश्मीर की तरफ जो गया था ना, उसको कराची लवियन कहा जाता है। अगला है हमारा कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। मतलब पहला अफगान साम्राज्य जिन्होंने दिल्ली पर अपना साम्राज्य और स्थापित दूसरा दूसरा उसको कहा जाता है शेरशाह सूरी को, अफगान का ही था शेरशाह सूरी। अगला है बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के जारी किए थे। ये बहलोल सिक्के यहाँ तक कि चलता रहता है अकबर के समय तक। ये बहलोल सिक्के जो जारी करता है बाबर के समय रहेगा, हुमायूं के समय रहेगा और अकबर के समय तक रहता है। अगला है कि अपने सरदारों को यह क्या कहकर पुकारता था, बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता आला था? नहीं अली करके कुछ लास्ट में अली। ये है आपका बता दे रहे, इसका नाम है मकसद ए अली। मतलब ये ना, ये बहलोल लोदी जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो ये बेचारा अपने सरदारों के साथ, वजीरों के साथ, अगर नीचे बैठते थे लोग तो नीचे बैठता था, खड़ा होते थे तो खड़ा हो जाता था, बैठते थे तो बैठ जाता था। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के समय, तुगलक वंश के समय नहीं, उसमें खिलजी वंश में, कि कौन नग्न धारण नहीं बताते कि ऐसे ही चला जाता था मुबारक खिलजी। उसी तरह ये अपना इति के साथ खड़ा नहीं हो तो वो जाता तो था, गलत करता था ना। हाँ। ये तो सही मतलब समान दर्जा दिया। समान दर्जा देता था। अगला है वो अपने सरदारों के साथ खड़ा हो जाता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां ने सुल्तान सिकंदर शाही की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसमें तीन ही तो शासक आते हैं, बहलोल लोदी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इसको सजाने के भी आता है कि कब से कब तक थे। तो एक 1451 से लेकर 87 तक, एगो 87 से लेके ये रहेगा लगभग आपको कितना तक ले, 17 तक ले रहता है, ठीक है, 17 तक ले। इसके बाद में इब्राहिम लोदी आता है 17 से 26 तक ले, 17 से 26 15 तक। से 26। ये भी आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सबसे कम वर्षों तक शासन किया था, इब्राहिम लोदी, और सबसे ज़्यादा दिन तक है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कि सिकंदर लोदी, जो निजाम खां इसका वास्तविक नाम था, और ये 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी के नाम से यह साम्राज्य स्थापित करता है। अगला है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था? गुड। यहीं आगरा शहर को कब राजधानी बनाया? 1506 ईस्वी में। हाँ गुड, 2 वर्षों में, 1506 ईस्वी में। सिकंदर लोदी अपना एक सुरीला भाषा में यानी फारसी कविता लिखा करता था। किस उपनाम से? गुल रुखी के नाम से, ठीक है, गुल रुखी के नाम से यह कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर इसने क्या किया कि वह मांस तोलने के लिए दे दिया, ठीक है, कसाईयों को, जैसे कि कसाई जो थे ना उनको वो बांट दिया तोलने के लिए। अगला है कि सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने से रोक दिया। सिकंदर लोदी ने ही ताजिया निकालने से ही मना कर दिया था। और सिकंदर लोदी पहला शासक था। सिकंदर लोदी ने होली को, जैसे कि होली को पर्व के रूप में तो मोहम्मद बिन तुगलक भी मनाता था, मतलब लोगों के साथ शामिल भी होता था, लेकिन होली पर्व को बड़ी धूमधाम से ये भी मनाता है सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी की मूर्ति 1517 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है, गले की बीमारी के कारण। याद हो गया कि एक बार रिवीजन कर दो, याद हो गया ना? हाँ, अगला है कि 1517 ईस्वी में इसका अगला साम्राज्य बनता है इब्राहिम शाह। उसी दिन बन जाता है इब्राहिम शाह, और यह उपाधि इब्राहिम लोदी के नाम से अगला साम्राज्य बनता है। अगला है कि इब्राहिम लोदी के समय सबसे बड़ा घटित युद्ध कौन सा था? कब हुआ था? डेट सही 1526 में 21 अप्रैल 1526। द्वितीय पानीपत का युद्ध 56 में। अकबर और तीसरा 61 में, हाँ 61 में, 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर हराया था, ठीक है। अगला है कि मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला प्रशासन पर देखिए, कल रखेंगे प्रशासन रहने दें क्योंकि इतना ही था। प्रशासन आगे करेंगे तो बंगाल मुगलों से अलग हो गया और वहाँ पे स्वतंत्र साम्राज्य को स्थापित किया, और फिर वहाँ पे अलग अलग नए साम्राज्य स्थापित होने लगे। हम अपने कॉपी से पढ़ाते, ठीक है। सबसे पहले सुनिए, हम कहानी बात बताएंगे। बंगाल का ही सूबेदार था मुर्शीद कुली खां। इसने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हो गया बंगाल, ठीक है, स्वतंत्र हो गया बंगाल। और 27 ईस्वी में 1713 से 1727 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र रूप से यानी अलग बंगाल में अपना साम्राज्य सूबेदार बना, ठीक है। और वहाँ पर हाँ 1313 से 1327 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही हट गया, ठीक है, अलग हो गया। अगला है कि मुर्शीद कुली खां अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? ढाका से मुर्शिदाबाद। हाँ गुड, ढाका से मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर। सोना नहीं है, सोना माना है तो गलत बात सुनो। तो यहाँ पे जब सोइएगा कि इसका मतलब डिस्कशन क्या मतलब। अगला है तो चल जाइएगा। इसने इजेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था एवं कृषकों को तकाबी ऋण देता था। इजेदारी प्रथा जो कि हम लोग पढ़ रहे थे ना उसके समय, कनवालिस के समय पढ़े ना अभी अस्थायी बंदोबस्त में, तो इसने इजेदारी प्रथा और तकाबी ऋण किसने? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां से याद रखना है कि ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद लेगा, ठीक है। अगला है कि मुर्शीद कुली खां के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो सुजाउद्दीन, ठीक है, सिर्फ पढ़ देना है सुजाउद्दीन के ही एक सैनिक था। एवं घिरिया के युद्ध कब हुआ था? गिरिया हाँ, गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में घटित हुआ, और इसी में ये जो शाह सुजाउद्दीन था, इसका सुजाउद्दीन का अलीवर्दी खां जो था इसी का सेनापति था। अगला जो सरफराज
ठीक है, गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर अगला सूबेदार बनता है अलीवर्दी खान। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध में अलीवर्दी खान ने मारकर अपना अगला नहीं होता है कि रास्ता साफ कर लेता है, तो गिरिया या घिरिया के युद्ध में हुसैन बेदिया है 1740 ईस्वी में सरफराज को मारकर। ठीक है, अगला है बंगाल का नवाब रहता है सरफराज का 1739 से 40 तक। सुजाउद्दीन के बाद कौन आता है? सरफराज। सरफराज के बाद आता है अलीवर्दी खान। यहीं से तो शुरुआत हो जाता है। सरफराज को मारकर 1740 इसमें बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपया का नजराना मुगलों को भेजा करता था, मतलब जो इसके पहले जो थे वह 2 करोड़ रुपया वार्षिक देते थे लोग मुगलों को, लेकिन यह क्या किया कि अलीवर्दी खान ने 2 वर्षों तक कोई ऋण ही नहीं दिया। ठीक है, तो यह तो मुगलों के इतने पे चढ़ गया था, आँख पे चढ़ गया था अलीवर्दी खान। इसी ने कहा था ना कि अगर उसको शहद दोगे, मधुमक्खी से तुलना किया था ना, अंग्रेजों को मधुमक्खी से तुलना किसने किया था? तो अलीवर्दी खान ही ने किया था। ठीक है, क्या किया था? मधुमक्खी से तुलना अंग्रेजों को किसने किया था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। ठीक है, अगला है, मतलब पहले हम लोग मुर्शिद को लिखा जो कि ढाका से कहा लिया मुर्शिदाबाद, उसके बाद में आया हमारा सुजाउद्दीन, उसके बाद में आया सरफराज जिसको गिरिया के युद्ध में मार दिया, तब आया अलीवर्दी खान। ये रहेगा 1740 से 1756 तक। और 1756 ईस्वी में ये बेचारा मर जाता है, तो इसी का जो बेटी का लड़का था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का अगला नवाब बनता है। लड़का नहीं बेटी। दामाद दिया है लेकिन वो वेथी है, बेटी का बेटा है। अगला बता देते हैं, कहानी बोलने नहीं कि पढ़ा देते हैं अगला कि यह ऋण नहीं दिया। ठीक है, अगला है कि अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी। ठीक है, एक पटना में एक पटना में थी, एक ढाका में थी, एक पूर्णिया में थी। ठीक है, तो पटना में जो पूर्णिया में थी शौकतगंज था, और ढाका में जो थी इसी का नाम था घसीटा बेगम। ठीक है, घसीटा बेगम सुनी होंगी, घसीटा बेगम। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है पेचिश के कारण। अलीवर्दी खान की बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बनता है। अगला है कि मौसी, देखिए बंगाल का कहा जाता है कि सिराजुद्दौला के पतन का कारण था कि एक तो मौसी थी इसका बेचारी, वो भी षड्यंत्र रचती थी, अंग्रेजों के विरोध में था। इसका जो स्थानीय था, मतलब जो साम्राज्य था उसका लोग भी इसको सपोर्ट नहीं करता था। तो मतलब कहा जाता है कि अगर बड़े साम्राज्य है तो बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अगर घर में ही कला हो तो कभी बढ़ेगा साम्राज्य, नहीं ना बढ़ेगा। तो इसका घर से ही कला ही स्टार्ट होता है। यानी 3 बहन थी, तो एक बन गया ढाका वाली, ढाका का घसीटा बेगम थी, उसका बेटा बन गया, तो 2 तो करवे करेगा विद्रोह। तो यही बाद में विद्रोह करके सिराजुद्दौला जो हटता है, प्लासी के जो लड़ता है, ये आगे पढ़िएगा। ठीक है, तो याद रखना है सिराजुद्दौला। अगला है सिराजुद्दौला 56 से 57 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। यूरोपियों के बढ़ते हुए काल कोठरी किलाबंदी के कारण जब इसने रोका तो अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज के नहीं मानने पर यह 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर अंग्रेजों को पराजित कर दिया। फोर्ट विलियम किला कहाँ स्थित है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में। एक हमने पढ़ा था फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था? चंद्रगिरी में, जो कि स्थित था फ्रांसिसियो इस पर आधिपत्य किए थे। ठीक है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज वहाँ था। अब फोर्ट विलियम, फोर्ट ये जो हम लोग पढ़ते हैं फोर्ट वाला विलियम वाला बंगाल में। अगला है कि जब यह आधिपत्य पराजित कर देता है तो जो हम लोग क्लाइव है वह दक्षिण में था, मद्रास का गवर्नर था क्लाइव। तो जब उसको पता लगा तो वहाँ से सैनिक लेके यहाँ बंगाल आता है और बंगाल पर आक्रमण करता है, जो षड्यंत्र रचता है पहले। ठीक है, षड्यंत्र रचेगा, सबसे मिल जाएगा। अगला एक इसी क्रम में एक काल कोठरी की घटना सबसे फेमस होती है। काल कोठरी की घटना में क्या होता है कि 23 बजता है सुबह में, रात में बंद होता है। 147 व्यक्तियों को डाल देता है, जिसमें से 23 व्यक्ति बचते हैं। किस दिन? ये है 20 जून। 20 जून है ना? 20 जून और कब? 23 जून को, 23 जून 20 जून 56। 20 जून 1756 डेट पूछना था, भूल हुआ गया। था 23 जून को। 23 जून, उसके अगले साल 23 जून 20 जून को ये हुआ और 23 जून को 57 में। 57 लेकिन को। ऐसे 1-2 दिन के बाद होगा लड़ाई। 2 दिन कहाँ से? 56 में हो रहा है, 57 में युद्ध हो रहा है। 1 साल बाद। तो ये 14/18 कमरे में डाल दिया। 146 व्यक्ति को डालता है, जिसमें से 23 व्यक्ति बचते हैं। इसी में से एक व्यक्ति था जो कि इस काल कोठरी की घटना को प्रकाशित किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था जेड हालवेल। दिया तो है हालवेल। जेड हालवेल ने ही बताया कि हम लोग का हाल क्या था काल कोठरी में। ठीक है, याद रखना है। इसका एक पुस्तक है एलाइव द वंडर बुक। ठीक है, एलाइव द वंडर बुक। तब सबसे पहले हम लोग किसको देखा? मुर्शिद को लिखा, उसके बाद में सुजाउद्दौला, फिर उसके बाद सरफराज को मार दिए। ठीक है, अलीवर्दी खान ने 40 में, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला का हम लोग पढ़ रहे हैं। अलग है कि इसके बाद जब काल कोठरी की घटना घट गई तो इसके बाद अंग्रेजों से इसने एक संधि किया करता है। कहानी तो बहुत है। अली नगर की संधि पूछता है कि अंग्रेजों के बीच अली नगर की संधि कब घटित हुआ था? तो ये है 1857 में नहीं है बहन, 1856 ईस्वी में। ठीक है, 1856 ईस्वी में अली नगर की संधि होता है। अगला है कि अली नगर की संधि में जो बात कही गई थी इसको अंग्रेजों ने तोड़कर एक मतलब मानता नहीं, तो यही तोड़ने के बाद प्लासी के युद्ध घटित होता है। प्लासी के युद्ध कब होता है? 1757 ईस्वी को। अगला है
कि एक राय दुर्लभ जो दीवान था जिसने इसको धोखा दिया, मौसी घसीटा बेगम थी, इसने भी धोखा दिया, व्यापारी अमित चंद्र ने भी धोखा दिया, बैंकर जगत से जिसने इसने भी धोखा दिया, ठीक है। सिराजुद्दौला का 2 व्यक्ति साथ दिया था, मोहनदास हाँ गुड, और एक और मोहनलाल और मीर मदान, दोनों का मस है, मोहनलाल और मीर मदान, उसको साथ दिया था। हाँ दोनों ने साथ दिया, बाकी सभी ने इसको धोखा दिया। यहाँ की इसका सेनापति मीर कासिम नहीं ना, मीर जाफर ने भी इसको धोखा दिया, ठीक है। अगला है ये उसको सब धोखा दिया, लेकिन यही दोनों साथ 2 साथ दिया, मीर मदान और मीर मदन और मोहनलाल, दोनों मामा से, ठीक है। उसके बाद सिराजुद्दौला का मीर कासिम ने कहा कि आप मतलब नहीं होता कि आपको मृत्यु होने वाला है, तो ये उसी सब युद्ध में से भाग गया, पीछे हट गया रातों रात सिराजुद्दौला। इसीलिए ने प्लासी के युद्ध को कहा जाता है, हाँ खुद भाग गया था, हाँ कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध का कोई निर्णायक घटना नहीं हुआ था, मतलब निर्णायक नहीं निकला, नहीं भाग गया था। भाग गया। फिर इसके बाद अगला साम्राज्य कौन स्थापित करता है? बंगाल का नवाब कासिम मीर जाफर मीर जाफर, ठीक है। कौन बनता है? मीर बना देता है। मीर जाफर या बंगाल का कठपुतली, कठपुतली रहता है, अंग्रेजों का कठपुतली रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1757 मतलब 56 से 57 से कासिम लेकर आता है उसका दामाद। दामाद, गुड। उसको बना फिर वो अच्छा करता है जनता की तरफ, सिराजुद्दौला नक्शे कदम पर चलने लगा, तो फिर उसको उठाकर जाफर को कर दिया। हाँ जाफर को कर दिया। अब मीर कासिम के बारे में कहा जाता है इसने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थापित किया था? ये अंग्रेजों के साथ नहीं रहना चाहता था, हाँ मुंगेर कर दिया। हाँ तो यह मुंगेर लेके मुंगेर में चला। किया था। मुंगेर का अन्य नाम क्या है? दिया लो सेट में, क्या चीज़ तो है? मुगदलपुर, ठीक है मुगदलपुर। मीर कासिम अपना अलग राजधानी लेके चला गया मुंगेर। मुंगेर में इसने एक फैक्ट्री भी स्थापित मुर्शिदाबाद किया। कहाँ बोले? पहले ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद बंगाल में है, भागीरथी नदी के तट पर। अब मुर्शिदाबाद से लेके चला गया ये मुंगेर, ठीक है। 3 राजधानियां हैं, क्रम पूछता है, ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, मुंगेर, हाँ, ठीक है। अगला है कि ये वहाँ पे बारूद फैक्ट्री का भी निर्माण इसी ने किया था, मीर कासिम ने, अभी तक भी चल रहा है, ठीक है मीर कासिम। फिर उसके बाद मीर कासिम को षड्यंत्र रचा जाता है। यह पूर्णतः ये भी कहा जाता है कि बंगाल का पूर्णतः नवाब कौन था जो अंग्रेजों से कोई लेना देना भी नहीं चाहता था, तो यही मीर कासिम था, सीधे भाग गया। इसके कारण स्वतंत्र पूरी तरह से कहा जाएगा तब मीर कासिम को भी, और यह एक कुशल शासक था, ठीक है, यह एक कुशल शासक था। मीर कासिम जब वहाँ चला जाता है तो फिर उसके बाद इसको षड्यंत्र रचकर फिर यही इसको पदस्थ कर दिया जाता है। अब पदस्थ दिया जाता है। अब पदस्थापना के कारण ही कौन सा युद्ध घटित होता है? बक्सर का। बक्सर के 1764 ईस्वी में। तो पूछा जाता है कि 1764 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन था? 1764 ईस्वी में जब युद्ध होता है तब बंगाल का नवाब मीर जाफर बनेगा बाद में, लेकिन यह कासिम को हटाने के कारण, उस समय कोई नहीं था, हटाने के कारण ही युद्ध होता है। मीर जाफर रहता है उस समय, ठीक है, पूरी तरह से नहीं बनाया गया था लेकिन घोषित कर दिया गया। तो इसमें आप जानते होंगे कि 3 व्यक्ति था, कौन कौन मिला था बक्सर के युद्ध? पहले डेट बता दीजिए लोग, कब हुआ था बक्सर के युद्ध? 1764। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसमें अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। अब बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। और अवध थी मुगल शासक कौन था? आलम द्वितीय। गुड, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अब अगला बाद में यहाँ बंगाल जो बक्सर का युद्ध था उसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कौन किया था? बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुल्लो, ठीक है, हेक्टर मुल्लो। बक्सर के उसके समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर बेंसी टाट। जैसे कि बेंसी टाट 1767 ईस्वी से बंगाल का नवाब बनना स्टार्ट होता है, जो पहली बार रॉबर्ट क्लाइव बनता है, ठीक है। उसके बाद कॉटियर आता है, मतलब ये नहीं चलता रहता है। लेकिन चौथा नवाब जो रहता है बेंसी टॉट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा कहीं मिलता नहीं है। बेंसी टॉट ही उस समय था 4 वर्षों तक, नहीं 60 से 64 तक रहता है बेंसी टॉट बक्सर के युद्ध के समय। हेक्टर मुल्लो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था। इसके बाद में जो है आगे पढ़ेंगे कल वाला में, तो हम लोग पढ़े थे विषाणु, उसके एक बार रिविजन कर देते हैं फटाफट। टिटनेस किसको प्रभावित करता है? प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, ठीक है। टिटनेस में कौन सा जीवाणु रहता है? टिटेनी कर देते बस याद रखना, टिटनेस टिटेनी। हैजा किसको प्रभावित करता है? हैं जा आंत को, जिसमें विब्रियो कॉलेरी होती है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को। इसमें कौन सा होता है? गुड, टाइफाइड और टाइफाइड, बस पूरा रटना नहीं, टाइफाइड टाइफाइड पहले से याद है। आपको तो रटना है ना, हम लोग को तो भूल जाते हैं ना। डिप्थीरिया बोलिए जल्दी। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को। इसमें होता है कौन सा बैक्टीरिया रहता है? सीरिया रहता लास्ट में। हाँ गुड, डिप्थीरिया श्वास नली को रहता है। तो कोरोनी होते हैं, कोरोना वाला, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अगला है प्लेग, किसको प्रभावित करता है? क्या फेफड़ा है, दोनों पैर के कारों को। कारो हाँ कारो लिखा है, हाई को बोलते हैं क्या? पता नहीं। प्लेग किसको प्रभावित करता है? और प्लेग के द्वारा जीवाणु कौन सा? गुड, पस्चुरेला पेस्टिस। अगला है काली खांसी से प्रभावित होता है? श्वास तंत्र, ठीक है। अगला किस इसको जीवाणु कौन है? काली खांसी का ही पटूसिस। हाँ पटूसिस का ही हिंदी होता है काली खांसी। अगला है निमोनिया, किसको प्रभावित करता है? केफरा को। हाँ इसमें जीवाणु कौन सा होता है? मोनाई कुछ करके। न्यूमोनी, बस निमोनिया न्यूमोनी, ठीक है, लास्ट में थोड़ा नाम मिल जाता है समय मिल जाता है, पकड़ा जाता है। टफ है ना पकड़ा जाए। हाँ कोड
कोर तो पूरा कोर तो शरीर में संपूर्ण वो लिख रहा है तंत्रिका, तंत्र और त्वचा। और त्वचा। हाँ लिख रहा है कि इसका बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम हाँ, लेप्टी, बोले दवाई लेकर आइए मतलब लपेट देना, पूरी बॉडी को लपेट देता है। अगला है कि गोनोरिया पढ़ते हैं। मूत्र मार्ग, ठीक है। ये है मेरे लिए एक नाइसेरिया खुराक ले लीजिएगा। गोनेराई, ठीक है। अगला है सिफिलिस, किसको प्रभावित करता है? सीसन को। सीसन को। ये है टोपोनोमा फेलिडियस, ठीक है, पता होगा। पुरुष के लिए होता है। अगला है हमारा विषाणु के द्वारा होने वाला रोग, ठीक है, जल्दी जल्दी पूछते हैं। एड्स, एड्स से किसको प्रभावित करता है? एड्स WBC को। WBC प्रतिरक्षा प्रणाली को। इसका विषाणु क्या नाम है? HIV। डेंगू ज्वर किसको प्रभावित करता है? डेंगू तो संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को, जिसमें सिर दर्द होता है, आंख और जोरों का बुखार होता है, ठीक है। अगला है इसमें कौन सा वायरस रहता है? अरबो वायरस। डेंगू, अरबो है ना, अरबो खरबो है मच्छर, डेंगू मच्छर, अरबो वायरस। अगला है पोलियो, पोलियो तंत्रिका तंत्र। ये है गला रीढ़ नारी, तंत्रिका तंत्र सुना है? हाँ, तंत्रिका तंत्र नहीं, गला रीढ़ नारी। अगला है पोलियो, में पोलियो वायरस ही होता है। इन्फ्लुएंजा किसको प्रभावित करता है? इन्फ्लुएंजा तो इन्फ्लुएंजा छींक नहीं आता है, छी जो आदमी करता है तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और छींक आता है तो मिक्सो वायरस मिक्स करता है, ABC, मतलब ABC सबको मिक्स करके जो छींक वाला आता है इन्फ्लुएंजा, इसके कारण छींक आता है, बेचैनी होती है, गलसोत होता है। अगला है चेचक, किसको प्रभावित करता है? ठीक है, संपूर्ण शरीर को। इसमें विषाणु कौन सा होता है? ओला वायरस। ओला वायरस, यानी चेचक में ओला। अब छोटी माता किसको प्रभावित करता है? ओरिसेला, ठीक है, संपूर्ण शरीर में ये भी संपूर्ण शरीर को है। अगला है गलसोत, में कौन सा होता है? गला। हाँ, पैराथायराइड ग्रंथि गला को प्रभावित करता है। खसरा खसरा प्रभावित संपूर्ण शरीर को, ठीक है। मोरबिली वायरस, खसरा में मोरबिली वायरस। अगर है ट्रेकोमा किसको प्रभावित करता है? आँख को। एगो हेपेटाइटिस या पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को। रेबीज किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र। इसमें कौन सा विषाणु होता है? रैब्डो वायरस, रेबीज रैब्डो। अगला है मेनिंजाइटिस, किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। हर्पिस किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। हर्पिस में हर्पिस नामक ही विषाणु होता है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म बताइए? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अगला हमारा जो बच गया, इधर फफूंद से लेकर हीमोफीलिया जितने भी रोग हैं, क्या कैटेगरी कौन होता है? समसूत्री, असूत्री और आठसूत्री। असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन मुख्यतः किसमें होता है? असूत्री विभाजन किसमें होता है? काय कोशिकाओं में नहीं, अविकसित कोशिकाओं में, जिसमें जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में, कायिक कोशिका यानी जंतु कोशिका में। सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक किसने इसको देखा था? नहीं चलेगा, इसको मोड़ ले क्या पेज को जो आप पूछ रहे हैं। एक मिनट, वाल्थर फ्लेमिंग देखा बताइए। था। हाँ, वाल्थर फ्लेमिंग, मेरे को याद है, समसूत्री को वाल्थर फ्लेमिंग, ठीक है। अगला है कि मायोटेसिस नाम किसने दिया था? इसी ने दिया था 1882 ईस्वी में। अगला है कि अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया था, ये बताए थे आप। इंटरफेस, प्रोफेस, अवस्था यही सब। हाँ, मेटाफेस, एनाफेस, एम्टेलोफेस, ठीक है। अगला है कि समसूत्री विभाजन के पश्चावस्था, एनाफेस सबसे छोटी अवस्था होती है, ठीक है। और सूत्री विभाजन हेडिंग बता दीजिए तो हेडिंग। इसका है कोशिका विभाजन। अगला है अर्धसूत्री विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? मतलब वही नाम, फॉर्मल मुड़े गुड, फॉर्मर और मूरे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन को इसने क्या नाम दिया था? मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। यह किस कोशिका में होती है? जनन कोशिका। हाँ, गुड, जनन कोशिका में होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में होते हैं, एक अर्धसूत्री 1, एक अर्धसूत्री 2, ठीक है। इसमें होता है मेटाफेज ये सब ना, तो इसमें भी है, वो में अंतरावस्था ये सब था। तो उसी की इंग्लिश है 1986। लिखित जल्दी कौन है? जल्दी कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र, घास, झील, समुद्र, बगीचा। झील है, हाँ झील है। ठीक है, जिले होगा। नहीं, बगीचा हम लोग लगाते हैं, बगीचा पेड़ पौधा कृत्रिम है। कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? जलवाष्प, मीथेन, CO2। जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प। भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। बताए थे ना उस दिन, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे उत्तर बिंदु, इंदिरा कोल, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु गोरी माता नहीं, अरुणाचल प्रदेश कोई जगह है किबुथु, किबुथु। और भारत का पश्चिमी वही गोरी माता। ठीक है। आपको नहीं को बता रहा है। अब सुने नहीं? अच्छा, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। हाँ, मुख्य भूमि का मतलब जहाँ पे वो जाके धरती टच करती है तो मुख्य भूमि हो जाएगा। तो कन्याकुमारी के पास टच कर लेती है, ठीक है। और वहीं पे हम लोग केप कैमरून भी कहते हैं उसको। और वहीं पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ऐसे है भारत, तो इधर अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार का ही एक ग्रेट निकोबार है, वहीं पे है इंदिरा पॉइंट ना जी, जिसको हमने बताया था कि इसका अन्य नाम है ला हिचिंग पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। और अभी हम लोग पूछे कि सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौर,
सबसे पूर्वी बिंदु अभी हम लोग पूछे किबुत्तु, और सबसे जैसे पश्चिमी देखिए ये भारत है ना, गोरेमाल। भारत का नक्शा है ना, तो ये इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, हाँ गुड। इंदिरा किबुथु और गोरीमाल। और यहीं पर अगर पूछा अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। क्या हुआ, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा ही नर्मदा ना है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? लेटेराइट ना। चाय की नर्मदा, खेती, ताप्ती दोनों जाती है अरब सागर तो में। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो हाँ, नर्मदा हो। नर्मदा सबसे बड़ा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? लेटेराइट इसको अम्लीय बोलते हैं। हाँ मानसून निर्वतन होता है क्या? मान